हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे, इस वीडियो में आप सभी के लिए लेकर आए हैं हम महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न, 40 महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न। और इस बहुविकल्पीय प्रश्नों पर हम क्या करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं, बातें करने वाले हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण ये बहुविकल्पीय प्रश्न है। इस सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले प्रश्न है परीक्षा में। इसी क्वेश्चन को बार बार क्या होता है, टारगेट किया जाता है और परीक्षार्थियों को परेशान किया जाता है। तो प्यारे बच्चों, चलिए देखते हैं इन 40 बहुविकल्पीय प्रश्नों को। और एक छोटी सी अपील, जो नए बच्चे हैं वो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए बच्चों, देखते हैं, सीधे क्वेश्चन पर चलते हैं। ठीक है बच्चों, पहला क्वेश्चन आपका है, पहला क्वेश्चन है, कह रहा भारत में सर्वाधिक चाय उत्पादक राज्य कौन सा है। ठीक है बच्चों, आप लोग देख रहे होंगे क्वेश्चन, कह रहा भारत में सर्वाधिक चाय उत्पादक राज्य कौन सा है। ठीक है, समझ रहे हैं ना। भारत में सर्वाधिक चाय उत्पादक राज्य कौन सा है। आपके पास 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन दिख रहे हैं आप सभी को। 4 ऑप्शन आपके पास है। पहला है केरल, दूसरा है तमिलनाडु, तीसरा है पश्चिम बंगाल और चौथा है असम। ठीक है बच्चों, तो 4 ऑप्शन आपके पास है। क्वेश्चन आपका है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कह रहा भारत में सर्वाधिक चाय उत्पादक राज्य कौन से हैं। केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और असम। तो लगा लीजिएगा, जो असम है ना, वो क्या है, असम ही भारत में सर्वाधिक चाय उत्पादक राज्य है। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 एकदम सही हो जाएगा। ठीक है बच्चों सॉरी, चलिए तो क्वेश्चन नंबर दूसरे की ओर चल थोड़ा सर्दी जुकाम हो गया है। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, कि भारत में हरित क्रांति का सूत्रपात 20वीं शताब्दी के कौन से दशक में हुआ। क्या भारत में जो हरित क्रांति का सूत्रपात था वह 20वीं शताब्दी के कौन से दशक में हुआ था। तो ये 20वीं शताब्दी के कौन से दशक में हुए था, ये 7वें दशक में हुआ था। कौन से दशक में हुए था, 7वें दशक में हुआ था। तो इसका ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, इनमें से कौन सी एक फलीदार फसल है। इनमें से कौन सी एक फलीदार फसल है। दालें, मोटे अनाज, ज्वार और तिल। ठीक है, तो पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा बच्चों। दालें क्या होती है, फलीदार फसल होती है। तो ऑप्शन नंबर पहला आपका एकदम सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। राष्ट्रवाद के विकास में निम्नलिखित में कौन सा तत्व सहायक रहा। पुनर्जागरण, धर्म सुधार आंदोलन, फ्रांसीसी क्रांति या ये सभी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा। ये सभी तत्व क्या हैं, राष्ट्रवाद के विकास में सारे तत्व क्या रहे थे, ये सारे तत्व सहायक रहे थे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5वें की ओर चलते हैं। 5वां क्वेश्चन कह रहा आपका, पुनर्जागरण युग का अभ्युदय किस देश में हुआ था। ठीक है, पुनर्जागरण युग का अभ्युदय किस देश में हुआ था। रोम में, इटली में, ब्रिटेन में या अमेरिका में। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। ये कहां पर हुआ था, ये इटली में हुआ था। कहां पर हुआ था, इटली में हुआ था। ठीक है बच्चों, बात समझ में आ रही ना। चलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा, बहुत ही प्यारे प्यारे क्वेश्चन लाए हैं, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है। परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न है। ठीक है बच्चों जी, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 करा, राष्ट्रवाद का प्रारंभ जिस देश से हुआ वह है। राष्ट्रवाद का प्रारंभ जिस देश से हुआ वह देश है। अब वह देश कौन सा है, 4 ऑप्शन आपके पास है। कह रहा जर्मनी, इटली, फ्रांस और इंग्लैंड। तो आप लोग जानते हैं कि राष्ट्रवाद का प्रारंभ कहां से हुआ था, यह फ्रांस से हुआ था। कहां से हुआ था, यह राष्ट्रवाद का प्रारंभ कहां से हुआ था बच्चा लोग, तो यह फ्रांस से ही हुआ था। किसका प्रारंभ, राष्ट्रवाद का प्रारंभ। बात क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7वें की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7वां कह रहा है, यंग इटली सोसाइटी का संस्थापक कौन था।
किसका? यंग इटली सोसाइटी का संस्थापक कौन था? ऑप्शन आपके हैं गैरीबाल्डी, बिस्मार्क, काबूर और मेजनी। कौन था? मेजनी। तो इसका ऑप्शन नंबर चौथा सही लगा लेना। ये कौन था? मेजनी था। तो यंग इटली सोसाइटी का जो संस्थापक था वो कौन था बच्चों? तो वह कौन था? वह था मेजनी था। कौन था? मेजनी था। ठीक है, क्लियर हो रहा ना बात? चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8वां आपका है। 8वां कह रहा है बच्चों, कह रहा है कि 1848 की फ्रांसीसी राज्य क्रांति के फलस्वरूप, ठीक है, जो 1848 की क्या हुई थी? 1848 की जो फ्रांसीसी राज्य क्रांति हुई थी, इस क्रांति के फलस्वरूप क्या हुआ था? निरंकुश राजतंत्र की स्थापना हुई, सीमित राजतंत्र की स्थापना हुई, तीसरा ऑप्शन है सैन्य शासन की स्थापना हुई, और चौथा है गणतंत्र की स्थापना हुई। अब पूछ रहा है, आपके पास 4 ऑप्शन दे रखा है और पूछ रहा है, ठीक है भैया, पूछ रहा है, 4 ऑप्शन दे रखा है, पूछ रहा है। तो 1848 की फ्रांसीसी राज क्रांति के फलस्वरूप क्या हुआ था? गणतंत्र की स्थापना हो गई थी। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? चौथा सही हो जाएगा। क्या हुआ था? 1848 की फ्रांसीसी क्रांति के बाद क्या हुआ था बेटा? गणतंत्र की स्थापना हुआ था। ठीक है, गणतंत्र का क्या हुआ था? स्थापना हुआ था। ठीक है बच्चों, बात समझ में आ रहा है ना? आप लोग वीडियो को लाइक करिएगा बच्चों, ठीक है, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, नए बच्चे जरूर जुड़े, चैनल को सपोर्ट करिएगा। ऐसे ही आपके लिए प्यारे प्यारे वीडियो और अच्छे वीडियो हम लेके आएंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन नवा कह रहा, फ्रांस की क्रांति हुई, तो फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? 1789 में हुई थी बच्चों। कब हुई थी? 1789 में हुई थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 10वें की ओर चलते हैं। कह रहा, इटली का एकीकरण किसके नेतृत्व में किया गया? तो इटली का एकीकरण किसके नेतृत्व में हुआ था? तो वो गैरीबाल्डी के नेतृत्व में हुआ था बच्चों। ऑप्शन नंबर 10वां का पहला सही होगा। ठीक है, चलिए तबीयत थोड़ा डाउन है बच्चों, माफी चाहते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा, साइमन कमीशन भारत कब पहुंचा? साइमन कमीशन भारत कब पहुंचा? तो साइमन कमीशन 1928 में क्या हुआ था? भारत पहुंचा था। ऑप्शन नंबर पहला सही होगा। साइमन कमीशन भारत कब पहुंचा? तो साइमन कमीशन कब पहुंचा था? 1928 में भारत पहुंचा था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 आपका है, रॉलेट एक्ट भारत में कब पारित हुआ? रॉलेट एक्ट भारत में कब पारित हुआ? तो यह 1919 में पारित हुआ था। ऑप्शन नंबर दूसरा आपका सही होगा। रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ? यह 1919 में हुआ। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है, सत्याग्रह निम्नलिखित में से क्या था? जो सत्याग्रह था, सत्याग्रह आंदोलन था, ये निम्नलिखित में से क्या था? शुद्ध आत्मिक बल था, कमजोर का हथियार था, भौतिक बल था या हथियारों का बल था? तो यह शुद्ध आत्मिक बल था। यह शुद्ध आत्मिक बल था। जो सत्याग्रह था बच्चा, वो क्या था? यह शुद्ध आत्मिक बल था। यह कमजोर का हथियार, भौतिक बल और हथियारों का बल नहीं था, सिर्फ क्या था? शुद्ध आत्मिक बल। पहला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है, कह रहा, फ्रांस के गणतंत्र की घोषणा किस वर्ष हुई थी? जो फ्रांस का गणतंत्र था, इसकी घोषणा कब हुई थी? ऑप्शन नंबर तीसरा, ये 1848 में हुआ था। फ्रांस के गणतंत्र की घोषणा किस वर्ष हुई थी? तो ये सन 1848 में हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, हमें बताने की जरूरत नहीं कि ये फलाना इंपॉर्टेंट धमाका, नहीं, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपको करके जाना है बच्चों, देख कर जाना है। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है, कह रहा, फ्रेडरिक सारियू कौन था? फ्रेडरिक सारियू कौन था? तो जो फ्रेडरिक सारियू था बेटा, वो फ्रांसीसी क्या था? वह फ्रांसीसी कलाकार था। कौन था? फ्रांसीसी। यह एक फ्रांसीसी कलाकार था। ठीक है, तो फ्रेडरिक सारियू कौन था? यह एक फ्रांसीसी कलाकार था। ठीक है बच्चों, चलिए क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है, कह रहा, कुस्तुनतुनिया की संधि कब हुई थी? कुस्तुनतुनिया की संधि कब हुई थी बच्चों? कुस्तुनतुनिया की संधि कब हुई थी? तो ये 1832 में हुई थी। कुस्तुनतुनिया की संधि कब हुई थी? 1832 में हुई थी। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, कई बार आया क्वेश्चन है बच्चों, इसको ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 17
नेपोलियन की संहिता का निर्माण कब हुआ था? नेपोलियन की संहिता का निर्माण कब हुआ था? 1789 में, 1814 में, 1804 में, 1820 में। ठीक है, तो यह कब हुआ था? यह 1804 में हुआ था। ऑप्शन नंबर तीसरा आपका सही है। कब हुआ था? 1804 में हुआ था। ठीक है बच्चों, चलिए क्वेश्चन नंबर 18 की ओर चलते हैं। जैकोबिन दल का संबंध था, जैकोबिन दल का संबंध किससे था? ठीक है, फ्रांस से, इंग्लैंड से, जापान से और भारत से। तो 18 क्वेश्चन नंबर कह रहा है जैकोबिन दल का संबंध था। तो जैकोबिन दल का संबंध किससे था? फ्रांस से था। ऑप्शन नंबर पहला आपका सही हो जाएगा। इसका संबंध किससे था? इसका संबंध था फ्रांस से। ठीक है बच्चों, चलिए क्वेश्चन नंबर 19 की ओर चलते हैं। बेल्जियम किस देश की के अधीन था? जो बेल्जियम था भैया वो किस देश के अधीन था? तो जो बेल्जियम था वो इटली के अधीन था। ये तीनों ऑप्शन गलत हैं। बेल्जियम किस देश के अधीन था? तो बेल्जियम किसके अधीन था? बेल्जियम इटली के अधीन था। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 20 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 आपका बच्चों कह रहा है जाल वेराइन नामक शुल्क संघ की स्थापना कब हुई? ठीक है, कौन सा? जाल वेराइन नामक, कौन सा? जाल वेराइन नामक शुल्क संघ की स्थापना कब हुई थी? 4 ऑप्शन आपके पास हैं। सन 1848 में, सन 1815 में, सन 1870 में और सन 1834। ये लिखा हुआ 34 लिखा हुआ है। ठीक है बच्चों, क्या लिखा है? 34 लिखा है। ये 34 लिखा हुआ है। 1834, 1834, 1834। ठीक है, तो 20 क्वेश्चन कर रहा है कब हुई थी जाल वेराइन नामक शुल्क संघ की? तो ये ऑप्शन नंबर चौथा ही सही है। कब हुआ था? 1834 में ही क्या हुआ था? सन 1834 में ही ये संघ की स्थापना हुआ था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 21 की ओर चलते हैं। गैरीवाल्डी संबंधित था, जो गैरीवाल्डी था वो किससे संबंधित था? यह संबंधित था इटली के एकीकरण से, जर्मनी के एकीकरण में, अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम में और रूस के राज्य क्रांति में। यह किससे संबंधित था? तो यह इटली के एकीकरण में संबंधित था। जो गैरीवाल्डी था ना वो इटली के एकीकरण में संबंधित था। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। ये किसमें संबंधित था? इटली के एकीकरण में संबंधित था। ठीक है बच्चों, बात समझ में आ रहा है ना प्यारे बच्चों? ठीक है, ऐसे क्वेश्चन को आपको तैयार करके जाना है। परीक्षा में आने वाले क्वेश्चन है, छपने वाले क्वेश्चन सारे हैं बच्चों। इसको बड़ी मेहनत से, लगन से इसको रिपीट करके देखना है वीडियो में और अंत तक जरूर बने रहना है। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वंदे मातरम गीत के लेखक कौन थे? जो वंदे मातरम गीत का थे ना उसका लेखक कौन था? तो उसके लेखक थे बंकिम चंद्र चटर्जी। कौन थे? बंकिम चंद्र चटर्जी जी ने क्या लिखा था? वंदे मातरम गीत को लिखा था। ठीक है बच्चों, चलिए क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है किस हिंसक घटना के कारण गांधी जी ने सन 1922 में जो असहयोग आंदोलन चलाया था उसको रोक लगा दिया गया? कह रहा है किस कौन सा ऐसा हिंसक घटना हुआ था जिसके कारण गांधी जी के सन 1922 में जो असहयोग आंदोलन शुरू किया गया था उस पर रोक लगा दिया गया था? तो वह आंदोलन कौन सा था? वह आंदोलन भैया चोरी चोरा हुआ था। ये गोरखपुर में हुआ था और इसमें हिंसक घटना के कारण ही गांधी जी के असहयोग आंदोलन को बंद करना पड़ा था या रोक लगाना पड़ा था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? जो गांधी इरविन समझौता था वो कब हुआ था? तो वो 5 मार्च को हुआ था। कब? 5 मार्च 1931 में गांधी इरविन समझौता हुआ था। कब हुआ था? गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 25 की ओर चलते हैं। साइमन कमीशन भारत कब पहुंचा? जो साइमन कमीशन था वो भारत कब पहुंचा था? तो साइमन कमीशन जो भारत पहुंचा था, ठीक है भैया 1928 में। कब पहुंचा था? 1928 में साइमन कमीशन भारत पहुंचा था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, रॉलेट एक्ट भारत में कब पारित हुआ? तो रॉलेट एक्ट भारत में कब पारित हुआ था भैया? 1919 में पारित हुआ था। कब हुआ था? 1919 में रॉलेट एक्ट भारत में पारित हुआ था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 27 की ओर कह रहा चौरी चौरा कांड किस वर्ष हुआ था? चौरी चौरा कांड अब कह रहा है कि असहयोग आंदोलन चौरी चौरा कांड की वजह से बंद करना पड़ा था। ठीक है, यही तो था। लेकिन चोरी चोरा कांड जो था वो किस वर्ष हुआ था? तो याद रखिएगा चोरी चोरा कांड 1922 में हुआ था। कहां हुआ था? गोरखपुर में हुआ था।
ठीक है। चोरी चोरा कांड 1922 में हुआ था, ठीक है। चलिए 28 नंबर है, सविनय अयोध्या आंदोलन कब चलाया गया था? जो सविनय अयोध्या आंदोलन था ये कब चलाया गया था? तो ये 1930 में चलाया गया था। कब चलाया गया था? 1930 में चलाया गया था। क्वेश्चन नंबर 28, सविनय अयोध्या आंदोलन कब चलाया गया था? तो ये कब चलाया गया था बच्चों? ये 1930 में चलाया गया था सविनय अयोध्या आंदोलन, ठीक है बच्चों। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है आपका, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? ये हुई थी बच्चों 1885 में। कब हुई थी? 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। क्लियर है बच्चों। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 30 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर कितने और? 30 की ओर चलते हैं। 29 क्वेश्चन तक हम लोगों ने देख लिया है। तो क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है, करो या मरो का नारा किसका था? करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो ये करो या मरो का नारा जो है भैया ये महात्मा गांधी जी ने दिया था। गांधी जी ने ही दिया था करो या मरो का नारा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है, असहयोग आंदोलन का मुख्य कारण क्या था? जो असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था इसका मुख्य कारण क्या था? यह रॉलेट एक्ट ही था। रॉलेट एक्ट के विरोध में, ठीक है, जो रॉलेट एक्ट भारत में पारित हो गया था, इसी का कारण था कि असहयोग आंदोलन शुरू किया था, ठीक है भैया। तो चलिए क्वेश्चन नंबर अब 32 की ओर चलते हैं। 32 क्वेश्चन करा, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से वापस कब लौटे थे? जो महात्मा गांधी जी थे वो दक्षिण अफ्रीका से कब आए थे? तो ये 1915 में आए हुए थे। कब आए थे? 1915 में भारत वापस आए थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है, विश्वव्यापी आर्थिक मंदी का सबसे बुरा प्रभाव किस देश पे पड़ा था? तो जो विश्वव्यापी आर्थिक मंदी था ना, उस सबसे बुरा प्रभाव जिस पर पड़ा था वो अमेरिका था। अमेरिका के ऊपर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा था, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 की ओर चलते हैं बच्चों। कह महामंदी का प्रारंभ किस वर्ष हुआ था? जो महामंदी था उसका प्रारंभ किस वर्ष हुआ था? तो इसका प्रारंभ 1929 में हुआ था। ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा। महामंदी का प्रारंभ 1929 में हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 करा, भारत से विदेशों को जाने वाले अनुबंधित श्रमिक कहलाते हैं। भारत से विदेशों को जाने वाले जो अनुबंधित श्रमिक कहलाते हैं वो क्या कहलाते हैं? तो याद रखिएगा भैया, वो गिरमिटिया कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? गिरमिटिया। क्या कहलाते हैं? गिरमिटिया कहलाते हैं, ठीक है। समझ में आया ना? गिरमिटिया कहलाते हैं। भारत से जो विदेश जाने वाले अनुबंधित श्रमिक होते हैं उनको गिरमिटिया कहा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है, 18वीं शताब्दी में विश्व व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र था। तो 18वीं शताब्दी में जो विश्व व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र था वो था यूरोप। क्या था? यूरोप। 18वीं शताब्दी में विश्व व्यापार का जो सबसे बड़ा केंद्र था बच्चों वो कौन सा था? वह यूरोप ही था। समझ में आ रही बात? चलिए अगला क्वेश्चन 37 नंबर है, कह रहा वियना की संधि कब हुई थी? क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है वियना की संधि कब हुई थी? तो ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा। सन 1815 में। सन 1815 में क्या हुआ था? वियना की संधि हुई थी। कब हुई थी? सन 1815 में ही वियना की संधि हुई थी। क्लियर है बच्चों? चलिए क्वेश्चन नंबर आपने 37 देख लिया। अब क्वेश्चन नंबर 38 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है, मेरी आंतोआंत कौन थी? जो मेरी आंतोआंत थी ये कौन थी? लुई 16वें की रानी थी, लुई 15वें की रानी थी, लुई फिलिप की रानी थी, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मेरी आंतोआंत कौन थी? ये लुई 16वें की रानी थी। कौन थी? लुई 16वें की रानी थी। कौन? मेरी आंतोआंत, ठीक है भैया। चलो क्वेश्चन नंबर अब चलते हैं 39 की ओर। क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है, नेपोलियन की पराजय कब हुई थी? जो नेपोलियन थे इनकी पराजय कब हुई थी? तो ये 1815 में हार गए थे। कब हारे थे? 1815 में। ऑप्शन नंबर पहला। अब कौन से युद्ध में हारे थे? ये वाटरलू के युद्ध में हार गए थे भैया। किसके युद्ध में हारे थे? ये वाटरलू के युद्ध में। वाटरलू के युद्ध में जो भैया नेपोलियन थे ना, ये हार गए थे। इनकी वहां पर क्या हो गई थी? इनकी वहां पर पराजय हो गई थी। कब? सन 1815 में वाटरलू के युद्ध में जो नेपोलियन थे वो हार गए थे। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है, दांडी यात्रा कब शुरू हुई थी? जो दांडी यात्रा कब शुरू हुई थी? तो दांडी यात्रा सब भैया शुरू हुई थी ये 6 अप्रैल 1903
1930 में शुरू हुई थी। जो दांडी यात्रा थी ये 6 अप्रैल को 1930 में क्या की गई थी, शुरू की गई थी। कब शुरू की गई थी? 6 अप्रैल 1930 को जो दांडी यात्रा थी इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक है भैया, दांडी यात्रा की शुरुआत कब हुई थी? तो दांडी यात्रा की शुरुआत हुई थी 6 अप्रैल 1930 को दांडी यात्रा का शुरुआत किया गया था। ठीक है चलिए अब देख लेते हैं कुछ लघु उत्तरीय प्रश्नों को देख लेते हैं बच्चों, जो कि आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट लघु उत्तरीय क्वेश्चन है, कह रहा बांगर और खादर में 2 अंतर बताइए। ये मिट्टियां हैं, बांगर और खादर में 2 अंतर बताइए। तो आप देख लीजिए बांगर और खादर में निम्नलिखित अंतर है। ठीक है, बांगर और खादर में क्या है, निम्नलिखित अंतर है। पहला जान लीजिए, ये अपेक्षाकृत जो बांगर होती है ये अपेक्षाकृत कम उपजाऊ मृदा है। इसमें कहीं कहीं अम्लीयता पाई जाती है जिससे उसमें कृषि नहीं की जाती है। बांगर में क्या दिक्कत है, ये अपेक्षाकृत क्या होती है, कम उपजाऊ होती है। क्वेश्चन आपका है बांगर और खादर में 2 अंतर बताइए, और आंसर है अंतर आप लिखिए, एक तरफ बांगर लिखिए एक तरफ खादर लिखिए, और 2 अंतर बताना है तो अंतर लिख दीजिए। पहला अंतर है यह अपेक्षाकृत कम उपजाऊ होती है। यह अपेक्षाकृत कम उपजाऊ मृदा है। कौन? बांगर। इसमें कहीं कहीं अम्लीयता पाई जाती है जिससे इसमें इसमें कृषि नहीं की जाती है। लेकिन खादर क्या है, तलछट का जमाव सब जगह एक सा नहीं मिलता, अतः इस मैदान में कई भौतिक लक्षण मिलते हैं। ऑप्शन दूसरा अंतर है, बृहद मैदान के पुराने जलोढ़ को बांगर कहते हैं। बृहद मैदान के पुराने जलोढ़ को ही बांगर कहते हैं। नवीन तलछट द्वारा निर्मित भाग को खादर कहते हैं। समझ गए ना, नवीन तलछट निर्मित भाग को खादर कहते हैं, और बृहद मैदान के पुराने जलोढ़ को क्या कहा जाता है, बांगर कहा जाता है। क्लियर हो गया। अगला कह रहा यह मैदान का वह ऊंचा भाग है जहां नदियों की बाढ़ का जल अब तक नहीं पहुंच पाता है। जो बांगर है ना, यह मैदान का वह ऊंचा भाग है जहां नदियों की बाढ़ का जल अब नहीं पहुंच पाता। और खादर में यह जलोढ़ मैदान का वह निचला भाग है जहां नदियों की बाढ़ का जल पहुंचता रहता है। ठीक है भैया, चलिए अगला अंतर देख लीजिए। इसकी मृदा में कैल्शियम की अधिकता पाई जाती है। जो बांगर है इसकी मृदा में कैल्शियम की क्या होती है, अधिकता पाई जाती है। ठीक है भैया, इसमें अधिकता पाई जाती है। यहाँ जलोढ़ मृदा होने के कारण यह बहुत ही उपजाऊ भूभाग है। ठीक है, समझ गए ना। बांगर और खादर में आप लोग अंतर देख लिया बच्चों। ठीक है भैया, तो बांगर और खादर में यही अंतर था। ठीक है भैया, ये अंतर आपने क्या किया, आपने देख लिया। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कह रहा है गुटनबर्ग कौन था, वह क्यों प्रसिद्ध है। जो गुटनबर्ग था वह कौन था और यह क्यों प्रसिद्ध है। तो चलो इसको देख लेते हैं। कह रहा व्यापारी पिता की संतान योहान गुटनबर्ग खेती की एक बड़ी रियासत में पला बढ़ा था। बचपन से ही वह तेल व जैतून पेरने की मशीनों को देखकर बड़ा हुआ। ठीक है भैया, तथा उसने क्रमशः पत्थर पालिश करने की सुनारी और शीशे की इच्छित आकृतियों को गढ़ने की कला में दक्षता प्राप्त कर ली थी। समझ में है आ रही है बेटा। 1448 में उसने छपाई संबंधी यंत्र बनाने की सफलता प्राप्त की। कब? 1448 में उसने क्या किया, छपाई करने वाली मशीनों को बनाने में सफलता प्राप्त कर ली। उसने 3 वर्ष में बाइकेल की 180 प्रतियां छापी, जो कि बाइबिल होगा यहाँ पर। उस समय के तकनीकी ज्ञान और निपुणता को देखते हुए अत्यंत तीव्र गति कही जा सकती है। ठीक है भैया, किंतु यह नई तकनीक हाथ से किताबों को छापने की तकनीक का पूरी तरह स्थान नहीं ले सकी। समझ गए ना गुटेनबर्ग कौन था। तो गुटेनबर्ग यही पूछता है परीक्षा में, इसको आपको ध्यान रखना है कि गुटेनबर्ग कौन था। ठीक है भैया, तो ये थे आपके 40 बहुविकल्पीय प्रश्न और 2 लघु उत्तरीय प्रश्न। ठीक है बच्चों, ज्यादा फोकस बहुविकल्पीय पर रहता है क्योंकि वो 20 नंबर के आने रहते हैं। ठीक है, अगर उसमें गलती हुई तो
आपको 1 अंक भी नहीं मिलेगा। अगर इसमें कुछ गलती भी आप करेंगे तब भी आपको नंबर दे दिया जाएगा। तो चलिए बच्चों, ठीक है, अब आप लोग बहुविकल्पीय प्रश्नों को तैयार करिए। ठीक है, बस आज के लिए इतना ही। आपसे फिर अगले वीडियो में आप लोग बच्चों से मुलाकात होगी। तब तक आप तैयार करिए, परीक्षा बहुत नजदीक है, आप लोग परीक्षा की तैयारी करिए। ठीक है बच्चों, तो चलते हैं, टाटा बाय बाय, नमस्कार, मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।